नमस्कार बच्चों, मैं अंजू मीना। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अध्याय 14। नाम है संप्रेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने आवश्यकताओं के संदेश को जब हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसे संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषण हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम अपने परिवार और अपने दोस्तों को अपनी मन की बात बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उनसे वार्तालाप करना होता है और यही संप्रेषण कहलाता है। आइए इसके बारे में अब हम और अर्थ और परिभाषा को अच्छे से पढ़ते हैं। आश्रय और भोजन की तरह ही संप्रेषण भी जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आप सब जानते हैं कि हमारे लिए आवास और भोजन बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक उसी प्रकार अपनी बातें दूसरों को समझाने के लिए संप्रेषण भी बहुत ही ज़रूरी घटक है। संप्रेषण माध्यमों में पुस्तकों और लोगों के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, जिनमें मनोरंजन, सूचनाएं, ज्ञान, राजनीतिक स्थिति तथा नई फिल्मों आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों के द्वारा और अपनी पुस्तकों के द्वारा बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातों को, संदेशों को जान सकते हैं और इसमें संप्रेषण तकनीक हमारी मदद करता है। संप्रेषण में हम शब्दों का उपयोग करते हैं, संकेतों का उपयोग करते हैं। शब्द, प्रतीक, ध्वनि, संगीत एवं हाव भाव आदि के द्वारा हम सब सूचना का आदान प्रदान करते हैं। आप जब अपने दोस्त या परिवार को अपनी बात बताना चाहते हैं तो आप किन किन का उपयोग लेते हैं? सबसे पहले तो शब्दों के द्वारा हम कोई वाक्य या भाषा का उपयोग करते हैं। प्रतीक, जैसे हम खेलने के लिए इशारा करते हैं और उन इशारों, उन प्रतीकों के माध्यम से भी हम अपनी बात को बताते हैं। ध्वनि, बोलकर। संगीत, किसी बात को हम गाकर। एवं हाव भाव। हाव भाव एक महत्वपूर्ण संप्रेषण का तरीका होता है, जिसमें हम शारीरिक भंगिमाओं के द्वारा अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं। संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण लोगों तथा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। अर्थात हम अपनी बातों को जब लोगों के साथ अंतःक्रिया द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, भाषा के द्वारा, अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा समझाते हैं तो यह अंतःक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। जब हम अन्य लोगों से बातचीत करते हैं तो सूचनाओं, विचारों एवं अभिव्यक्तियों को संप्रेषित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब अपनी सूचना, अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति, इनकी बहुत बेहतरीन अभिव्यक्ति के लिए हम संप्रेषण का सहारा लेते हैं। संप्रेषण के बिना हम दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपनी अभिव्यक्तियों के बारे में समझा नहीं सकते। तब आप उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं और उसके कुशल क्षेम के प्रति अपनी चिंता दिखाते हैं। यदि हमें कोई व्यक्ति बीमार महसूस होता है तो हम उसका स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। उसी तरह जब आप किसी दुकान पर कमीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ का दुकानदार अपने विचार प्रस्तुत करता है। वो अपनी वस्तु को बेहतरीन बताता है, उसकी सिलाई अच्छी बताता है, उसके कपड़े की गुणवत्ता के बारे में वो अपना बेहतरीन पक्ष रखता है और उसके अच्छे संवाद, अच्छे संप्रेषण के माध्यम से हम कौन सा रंग हम पर सबसे अच्छा लगेगा, इस पर खरीदारी का निर्णय आसानी से कर पाते हैं। और यदि वो संप्रेषण में, संवाद में कमज़ोर है, अपनी वस्तु के बारे में बेहतरीन पक्षों को नहीं रख सकता है तो उसकी खरीदारी पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। संप्रेषण के माध्यमों से हम अपने विचारों, भावनाओं, शब्दों तथा क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। अर्थात संप्रेषण हमारे विचारों को एक दूसरे से समझाने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को हम एक दूसरे को संप्रेषण के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, संवाद अदायगी के माध्यम से ही एक्सप्लेन करते हैं, क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। संप्रेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है।
व्यक्ति के अंदर आंतरिक और बहिर्मुखी दो पहलू होते हैं। व्यक्ति अपनी बातों को स्वयं तो समझ जाता है, पर दूसरों को समझाने के लिए उसे वार्तालाप का सहारा लेना ही पड़ता है। वार्तालाप कई सारी विधियों से होता है, जिसमें संप्रेषण का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक के रूप में हम देखते हैं, जिसमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाकर लोगों को नियंत्रित तथा प्रोत्साहित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कहता है तो अगला व्यक्ति उससे नियंत्रित हो जाता है, उसकी बात की अनुपालना करने में भी वह आगे आता है और हम किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं। अर्थात कोई बच्चा अपने अच्छी आदतों को यदि अच्छे से समझा सकता है, उनके लाभ हानि को, तो और बच्चे भी उसे प्रेरणा के रूप में लेते हैं। और जब एक नेता अच्छी संवाद अदायगी करता है, अच्छा संप्रेषण करता है, तो वो बहुत सारे समूह को एक उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटा लेता है और उन्हें प्रोत्साहित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। संप्रेषण के तत्व, हर अंतःक्रिया, हर प्रक्रिया के कुछ तत्व होते हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ संप्रेषण के जो मूल तत्व हैं वो इस प्रकार है। पहला है संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला। एक गिवर है यानी कि देने वाला और एक लेने वाला है। जितनी अच्छी बात, जितने अच्छे शब्द, जितने अच्छी भावभंगिमा से हम अपनी बात को कहते हैं, उतना ही आसानी से दूसरा उसको ग्रहण करता है। उसमें एक संदेश होता है। संप्रेषण की जो विधियां हैं, जो प्रभावी माध्यम हैं, उनका हम जितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जितने अच्छे से उनके भाव हम स्पष्ट कर पाते हैं, तो हमारे संप्रेषण का संदेश भी उसके साथ ही स्पष्ट हो जाता है। समझ में समानता, यदि हम हमारी जो बात कह रहे हैं उसके शब्द, उसके उदाहरण वहाँ की संगतता के अनुसार लेते हैं, तो समझ में भी समानता होती है और संप्रेषण करने वाले के समान ही संप्रेषण ग्रहण करने वाले की स्थिति हो जाती है। दूसरे लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, जब हमारी बातचीत, हमारा वार्तालाप अच्छे तत्वों के साथ घटित होता है, हम उसे प्रभावी बनाते हैं, अच्छे शब्द, अच्छे उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, अच्छी भावभंगिमा का मदद लेते हैं, अच्छे प्रतीक और संगीत का उसमें उपयोग लेते हैं, तो वह बहुत ही प्रभावी बन जाता है और उससे दूसरे लोगों के व्यवहार में बदलाव भी आता है। जैसे कि हम अपनी बात कहें कि सुबह के भ्रमण करने से स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ होता है, तो अगला व्यक्ति उसके प्रभाव को देखते हुए उस बात को आसानी से ग्रहण कर लेता है। और यह बात यदि कोई खिलाड़ी कहे या कोई बहुत उच्च श्रेणी का व्यक्ति कहे, तो और भी ज़्यादा उसके व्यवहार में बदलाव आता है, क्योंकि वह उस जीवन शैली का एक साक्षात उदाहरण उसे प्रतीत होता है। सूचना देने की विधि, जब हम अपनी बात की सूचना दूसरे समूह या दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो उसकी महत्वपूर्ण विधि भी संप्रेषण ही होती है। संप्रेषण के प्रकार, हम कई प्रकार से संप्रेषण कर सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक तो मौखिक संचार और एक अमौखिक संचार। मौखिक संचार में हम अपनी बात को शब्दों के माध्यम से बोलकर प्रकट करते हैं और अमौखिक संचार में हम शब्दों के इस्तेमाल के अलावा अन्य प्रकार की भावभंगिमा, प्रतीक और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मौखिक संप्रेषण जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। अर्थात जब हम शब्दों के माध्यम से अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, तो वह मौखिक संप्रेषण कहलाता है। सामान्यतः एक दिन के 10 से 11 घंटे मौखिक संप्रेषण में लगाते हैं, जिससे पढ़ना, बोलना, लिखना तथा सुनना आदि आता है। यह मौखिक संप्रेषण कहलाता है। दूसरा है अमौखिक संप्रेषण। अमौखिक संप्रेषण में शब्दों के स्थान पर हाव भाव पूरे संप्रेषण का 70% भाग होता है, जबकि शब्दों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। हम जब परेशान होते हैं तो परेशानी के भाव दिखाते हैं, खुश होते हैं तो हमारी प्रसन्नता से उसको दिखाते हैं कि हम खुश हैं। तो यहाँ शब्दों की आवश्यकताएं बहुत ही कम पड़ती हैं। यह अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें शब्द केवल 10% होते हैं। शारीरिक चेष्टाएं, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्राएं,
नेत्र संपर्क, आसन, शारीरिक उन्मुखता, दूरियां आदि कुछ अमौखिक संप्रेषण के रूप होते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति सीधे खड़े होकर हल्का सा झुकते हैं, उसको अभिवादन की मुद्रा में उसके सामने खड़े होते हैं, तो ये हमारा उसके प्रति आदर भाव दिखाता है। हमारे चेहरे पर यदि मुस्कान आ रही है तो ये हम दूसरे के प्रति दोस्ताना और प्रसन्नता के भाव को दिखाते हैं। और यदि हमारे चेहरे पर तनाव आ रहा है, अरुचि आ रही है, तो हम अगले की उपस्थिति का विरोध भी कर रहे होते हैं। हम जब आँखों की पोजीशन को एक साथ डाउन करते हैं तो ये हमारा अगले के प्रति आदर है। और यदि हम एक भौं को ऊपर करते हैं, एक को नीचे करते हैं, तो ये संदेह को स्पष्ट करता है। और जब हम दोनों भौएं ऊपर करते हैं तो ये हमारा उसके प्रति एक दोस्ताना और स्वीकार्य भाव भी होता है। हम अनेक माध्यमों से अपने इस संप्रेषण के कला को जीवन में जीते हैं। अभी आपने देखा कि संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक और एक अमौखिक। अमौखिक जो संप्रेषण है उसमें हम शब्दों का बहुत ही कम उपयोग लेते हैं और ज़्यादातर हमारी भावभंगिमाओं का उपयोग लेते हैं। ये किस प्रकार हमारी मदद करता है, देखिए। मौखिक संप्रेषण के तत्वों से हटकर प्रभाव बनाना। मौखिक संप्रेषण में हम शब्दों और प्रतीकों का उपयोग अधिक करते हैं। उसकी स्थान पर जब हम अपनी भावभंगिमाएँ, अपने चेहरे, अपने आँखों और अपने आसन के उपयोग के अनुसार जब अपने भावों को बताते हैं, अपने विचारों को बताते हैं, तो वो अधिक प्रभावी होता है। जो कहा गया उसे दृढ़तर करना, अर्थात हमने पहले शब्द बताए, फिर उसके उदाहरण हमने अपनी भावभंगिमाओं से बताए, तो वो और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है और ज़्यादा प्रभावी संप्रेषण बन जाता है। हमारी भावनाओं तथा अंतर्वैयक्तिक मनोवृत्ति को प्रकट करना। शब्दों को बोलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके साथ अपनी भावभंगिमाएँ, अपने प्रदर्शन, अपनी चेष्टाएं और अपने शारीरिक संकेतों के माध्यम से जब हम किसी संप्रेषण को करते हैं तो वह और भी ज़्यादा प्रभावी होता है और बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है, दूसरे के व्यवहार को बदलने का प्रभाव भी रखता है। मौखिक और अमौखिक दोनों संप्रेषण अपना अपना महत्व रखते हैं। अमौखिक में शक्ति, स्नेह, सम्मान, प्रभुता को प्रकट करने में भी सहायता मिलती है, यानी कि यह हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे आयामों का परिचय भी देता है। दूसरे के साथ होने वाली बातचीत को व्यवस्थित व नियंत्रित भी करता है और आत्म प्रस्तुतिकरण में भी सहायक होता है। एक छोटा बच्चा जब अपने शब्दों को याद करता है, अपने अभिनय को याद करता है, अपने प्रश्नों के उत्तरों को याद करता है, तो उसे एक शैली में वह प्रकट करता है। परंतु जब वह अमौखिक संप्रेषण का सहारा लेता है तो उसका जो प्रभावी है वो उसके आत्मिक व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलुओं को हमें बताता है और उनके संप्रेषण को और अधिक प्रभावी बनाता है। यहाँ एक चार्ट है जिसके माध्यम से हमने अमौखिक संप्रेषण के बहुत सारे संकेतों को बताने का प्रयास किया है। अमौखिक संचार जो है वो शारीरिक हाव भाव ही होते हैं, जैसे बातचीत के तरीके में बात कहते कहते रुक जाना, शब्दों पर बल देना। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, एक कहता है सत्य बोलना चाहिए, तो ये एक अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने का तरीका है कि बीच बीच में रोक कर जो अर्थपूर्ण शब्द है उन पर प्रभाव दिखाने का एक शैली होती है, जिससे उसका संवाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरा है आसन पोस्चर। जब हम किसी के सामने तनकर खड़े होते हैं तो हम उसका विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन यदि हम थोड़े से विनम्र होकर खड़े हैं तो हम ये उसके प्रति आदर भाव और स्वीकार्य भाव को बता रहे हैं। तीसरा है प्रकटता, अपीयरेंस, जैसे कि अंतःव्यवस्था। हमारी उपस्थिति, हमारे प्रदर्शन से हमारा संप्रेषण बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। सिर की क्रियाएं, जैसे सिर हिलाना। जब हम ऐसे सिर हिलाते हैं तो हम अपनी सहमति प्रकट करते हैं, और जब हम ऐसे सिर हिलाते हैं तो हम अपनी असहमति को प्रकट करते हैं, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर हम अपनी मनाही भी प्रस्तुत करते हैं।
हाथ की क्रियाएं जैसे हाथ हिलाना, ये हम मित्रों को अभिवादन करते हैं, किसी से हम हाथ मिलाते हैं और अपने दोस्ताना व्यवहार को प्रकट करते हैं। और किसी के प्रति जब हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं तो हम उसको एक भय का संदेश देना चाहते हैं, तो हमारे हाथ से भी हम बहुत सारे संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं। आँखों की प्रक्रियाएं जैसे झपकना, जब हम किसी व्यक्ति के प्रति दोनों आँखों से समान भाव से देखते हैं तो हम उसके प्रति सहमति प्रकट कर रहे होते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक भाव को ऊपर कर लेते हैं तो फिर हम संदेह की स्थिति को बताना चाह रहे हैं। और दोनों भौएं को जब हम वो एक साथ ऊपर करते हैं तो हम प्रशंसा की मुद्रा में होते हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति जैसे मुंह चिढ़ाना, बहुत सारे दोस्त अपने ऐसे क्लास के साथियों के साथ में मुंह चिढ़ाते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते या उनकी आदतें उन्हें परेशान करती है, तो उसके प्रति वो मुंह चिढ़ाते हैं। और जो उनके पसंदीदा दोस्त होते हैं उनके प्रति वो मुस्कुराकर बात करते हैं, और यह उनकी शैली को, उनके संदेश को संप्रेषण के द्वारा बताता है। शारीरिक संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले लगना, ये दोस्ताना व्यवहार को बताता है। और जब हम किसी व्यक्ति से सिर्फ दूर से नमस्कार करते हैं तो ये हमारे सीमित व्यवहार का संदेश प्रकट करता है। निकटता जैसे किसी की जगह पर अतिक्रमण, जब हम किसी के और ज़्यादा नज़दीक बैठते हैं दोस्त के साथ में तो हम उसके क्लोज़ दोस्त होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं। और जब हम एक दूरी के साथ उसके साथ बैठते हैं तो हमारा उसके साथ कोई ज़्यादा भावनात्मक लगाव का संदेश नहीं होता है। ध्वनियाँ जैसे हंसना, जब हम किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझ जाते हैं तो हम मंद मंद मुस्कुराते हैं। और जब कोई चीज़ अचानक हमारे विनोद, हास्य को प्रकट करती है तो हम खिलखिलाकर हंसते हैं। इस प्रकार हम अपने चेहरे और शारीरिक हाव भाव से अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं और बहुत सारे माध्यमों से एक दूसरे को अपने संदेशों तक समझाते हैं, पहुंचाते हैं। प्रभावी संप्रेषण, अब संप्रेषण के प्रकार तो हमने पढ़ लिए बच्चों कि वो मौखिक और अमौखिक होता है, और मौखिक की तुलना में अमौखिक संप्रेषण बहुत ही अच्छा होता है। जितना अदायगी संवाद की है उतनी ही अदायगी हमारे अभिनय की भी होती है। इसको प्रभावी बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? शिक्षा, व्यावसायिक क्षेत्र की उन्नति के साथ साथ अपने अंतर्वैयक्तिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए हम दूसरों से प्रभावी संप्रेषण करना चाहिए। यदि हम विद्यार्थी हैं तो अच्छा सवाल जवाब और अच्छे अंकों के लिए हम अपनी जो समझ है, जो आंतरिक पक्ष है, उसको शब्दों के माध्यम से कॉपी में, परीक्षा में लिखते हैं। और यदि हम एक सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि हम घर में जीते हैं या अन्य पहलुओं में जीते हैं, तो वहाँ पर हम जितना अच्छा संवाद कर पाते हैं उतना अच्छा हम अपनी बातों को दूसरे को बता पाते हैं और उन्नति कर पाते हैं। कई बार हम आंशिक या पूरी तरह गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। यदि हमारा संप्रेषण स्पष्ट नहीं है, हम अपनी बात अच्छे से दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं, तो हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और एक पक्षीय राय या निर्णय बना लेते हैं जिसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आता है। और यदि हम अपना संप्रेषण अच्छा करते हैं, अपनी बात को अच्छे से समझाते हैं और दूसरे व्यक्ति की बात को भी अच्छे से समझते हैं, उसके भावों को स्पष्टता से हम ग्रहण करते हैं, तो हमारी गलतफहमी की स्थिति प्रकट नहीं होती है। इन दोनों ही स्थितियों में संप्रेषण नहीं हो पाता। मतलब यदि संदेश स्पष्ट नहीं है, संप्रेषण अच्छा नहीं है, उसमें विभिन्न अर्थों वाले शब्द, प्रतीक और चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, या हमने अपने भावों को स्पष्ट नहीं किया, तो शब्दों के अनेक अर्थ लगा लिए जाते हैं और उससे हमारा संप्रेषण प्रभावी नहीं हो पाता है। प्रभावी संप्रेषण में होने वाली रुकावट जो है वो मुख्य रुकावट है, संदेश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। कई बार हम कहना चाहते थे क्या और हमारे दोस्त ने समझ लिया क्या। तो बच्चों, हमें अपनी बात और अपने अर्थ को अच्छे से समझाना चाहिए, उसको अपने भाव और उदाहरणों से स्पष्ट भी करना चाहिए, अन्यथा दूसरा व्यक्ति हमारे संदेश को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देता है, जिससे कि संप्रेषण में मुख्य रुकावट आती है। लोगों में संदेश ग्रहण करने की सीमित क्षमता होती है। जब हम थोड़ी कठिन या पर्यायवाची वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ यदि अगला नहीं समझ पाता है तो वह
हमारी बात को ढंग से नहीं समझ पाएगा, और यदि वह हमारे शब्दों के अर्थ को जानता है, उनके हमारा संप्रेषण प्रभावी है, तो वह अच्छे से हमारी बात को समझ पाएगा। और जब अगला व्यक्ति हमारी बात ढंग से ग्रहण नहीं हो रहा, तो ऐसे में जब संदेश अधिक हो जाते हैं तो सूचना का भार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वह बहुत सारे संदेशों को अपने दृष्टिपटल, अपनी स्मृति से गायब कर देता है, उनको वह ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए अच्छे संप्रेषण के लिए ये रुकावट का काम करती है कि जब सामने वाला हमारी बात नहीं समझता है और सूचनाएं बहुत सारी हमने यदि उसको दे दी हैं जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में भी अच्छा संप्रेषण नहीं हो पाता है और वह हमारे संदेश को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, तब भी हमारा संप्रेषण प्रभावित होता है। लोग सूचना को या तो चुनाव करते हैं या अनदेखा करते हैं या उसे भूल जाते हैं। अर्थात जब बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा पाठ्यक्रम बच्चों को या दूसरे पक्ष को दे दिया जाता है, तो वह उनमें से कुछ चुनिंदा संदेशों को ग्रहण करते हैं, बहुत सारे संदेशों को भूल जाते हैं और कुछ संदेशों को वह अनदेखा भी कर देते हैं। जब हम भावुक होते हैं, जैसे कि उदास, क्रुद्ध या बहुत उत्तेजित, उदास के जो भाव होते हैं, क्रोध के जो भाव होते हैं और उत्तेजित होने के जो भाव होते हैं, तब हम कुछ सूचनाओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि भावनाएं भी हमें संदेश को ग्रहण करने में बाधा के रूप में कार्य करती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक भावों के साथ रहना चाहिए ताकि हम सभी संदेशों को, सभी भाषा चिन्हों को ग्रहण कर सकें। प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं। सबसे पहले है संदर्भ का समान ढांचा। जब हम एक कक्षा में होते हैं तो सारे बच्चे एक ही उम्र के और एक ही योग्यता के होते हैं, तो वह पाठ को आसानी से समझ पाते हैं और आसानी से चर्चा कर पाते हैं। लेकिन एक ही पाठ को पढ़ते वक्त एक बच्चा 6ठी क्लास का है, एक 9वीं क्लास का है, 11वीं क्लास का है, तो उनके जो ढांचा स्तर है उसमें अलग अलग विभिन्नता होने के कारण ज्ञान ढंग से नहीं हो पाता, संप्रेषण आसानी से दूसरे पक्ष तक नहीं पहुंच पाता। तो संप्रेषण के लिए दूसरा पक्ष जो है, संदर्भ जो है, वो समान ढांचे का होना चाहिए। संदेश भेजने वाला व ग्रहण करने वाला समान स्तर की समझ पर बातचीत करे तो संप्रेषण को और अत्यधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अर्थात जो बच्चे खेल में, विज्ञान में रुचि रखते हैं, उनके दूसरे साथी भी यदि खेल विज्ञान की वार्तालाप और संप्रेषण करते हैं तो आसानी से वह बात उनको समझ में आ जाती है। जब कोई माँ अपने बच्चे से बात करती है तब वह अपनी बहन से बात कर रही हो। 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। पहला, जब माँ अपने बच्चे से बात करती है तो चूंकि उनका स्तर बहुत अलग होता है तो भाषा आदेशात्मक हो सकती है, डांटने के संदर्भ में भी हो सकती है और उसे किसी प्रकार के काम को बताने के संदर्भ में भी हो सकती है। लेकिन जब वह अपनी बहन से बात करती है तो उनकी उम्र और रुचि एक जैसी होती है, तो उसमें बात करने का भाव जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। दूसरा है समान रुचि। संप्रेषण की विषय वस्तु भेजने वाले व ग्रहण करने वाले दोनों की पारस्परिक रुचि का समान होना जरूरी है। एक खिलाड़ी से यदि हम भूगोल की बात करें तो उसे संदेश स्पष्ट नहीं हो पाएगा, और एक गणित वाले बच्चे से यदि हम चित्रकला की बात करें तो वह भी हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। लेकिन गणित की रुचि रखने वाले बच्चे से यदि समीकरण, प्रमेय, पाइथागोरस सिद्धांतों के बारे में बात की जाए तो वह आसानी से समझ पाता है। अर्थात एक जैसी रुचि और एक जैसे स्तर पर संप्रेषण आसानी से किया जाना संभव होता है। किसान के लिए शेयर बाजार की खबर में रुचि नहीं हो सकती, क्योंकि किसान का मुख्य कार्य होता है कृषि करना, पौधे उगाना, फसल करना, उनकी कटाई छटाई, उनकी देखभाल करना। शेयर बाजार की उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है, तो प्रभावी संप्रेषण होना संभव नहीं होता है। समान भाषा। कोई व्यक्ति यदि हिंदी भाषी है और उससे सिंधी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में बात की जाए तो हमारा संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। लेकिन हिंदी भाषी व्यक्ति से दूसरा हिंदी भाषी व्यक्ति भी बात करे तो वह आसानी से अपने संदेश को, अपनी बात को उसे समझा सकता है। एक जैसी भाषा प्रभावी संप्रेषण को निश्चित करती है। इसमें शब्द,
मुहावरे को गलत समझने की संभावना कम होती है। यदि एक तेलुगु का नागरिक दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्ति से अपने यहाँ के लोकोक्ति मुहावरों को बताना चाहे तो हिंदी भाषी उसे नहीं समझ पाएगा, लेकिन हिंदी भाषी जब हिंदी भाषी से बात करेगा तो वह वहाँ की लौकिक क्षेत्रीय जो भाषा है, जो उदाहरण है, जो बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्ति हम उपयोग में लेते हैं, उन सब का आसानी से संदेश समझ पाएगा और उनके गलत होने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। चौथा है समान वातावरण। एक ही पृष्ठभूमि के लोग बिना किसी समस्या के संदेश समझ लेते हैं। इस प्रकार एक जैसी नागरिकता, आर्थिक स्तर, संस्कृति, सामाजिक रुचि, आयु वर्ग एवं व्यवसाय इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक जैसे वातावरण के लोग आपस में वार्तालाप करते हैं तो वो आसानी से अपनी बातों को समझ जाते हैं। उसमें बहुत सारे पहलू भी वो उपयोग में लेते हैं, जैसे समान नागरिकता हो, समान आर्थिक स्तर हो, समान रूप की संस्कृति और रुचियां हो, समान प्रकार का उनका आयु वर्ग हो या उनका रोजगार समान हो, तो वह आसानी से अपनी बातों को समझ पाते हैं। मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं, कुछ सलाह हैं। हम शब्दों के द्वारा जब दूसरे बालक को या दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहते हैं तो हमारे शब्द शुद्ध होने चाहिए, जिनमें शुद्ध उच्चारण हो। उनको बोलने का जो तरीका है वह भी स्पष्ट होना चाहिए। तो पहला जो उपाय है वह है कि शब्दों को पढ़कर, सुनकर भाषा को सुधारना। बहुत से लोग शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं तो अगला उसका दूसरा अर्थ समझ लेते हैं। बोलने के ढंग, शैली और उच्चारण पर कार्य करना। यदि हम प्रेम की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं तो हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए, और यदि हम किसी जोश की बात कर रहे हैं, किसी विरोध की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्वर थोड़ा तीव्र होता है और आसानी से हमारी बात संप्रेषित की जा सकती है। पहले सोचें फिर बोलें। अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें सोचकर बोलना चाहिए, अनर्थक शब्दों को छांट लेना चाहिए। ज़्यादा जल्दी व जोर से न बोलें। जब हम तेज़ गति से अपनी बात कहते हैं तो दूसरा हमारी बात को नहीं समझ पाता है, और यदि हम बहुत ज़ोर ज़ोर से भी बोलते हैं तब भी हमारी ध्वनि, हमारे शब्द स्पष्ट नहीं होते तो संप्रेषण में दिक्कत आती है। अब आपने देखा होगा जब आप क्लास में हल्ला करते हैं तो अपनी छोटी सी बात को भी दोस्तों को नहीं समझा पाते, लेकिन जब धीरे से आसानी से बोलते हैं तो दोस्त उसको जल्दी समझ जाते हैं। अपनी शारीरिक चेष्टाओं, बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के बिंदु। आपने देखा था कि अमौखिक जो संप्रेषण है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा बेहतरीन है। उससे हम अधिक स्तर पर अपनी बात को, अपने संदेश को समझा सकते हैं। तो अमौखिक संप्रेषण को अच्छा करने के क्या क्या उपाय हैं? विशेषकर संस्कृति, लिंग व प्राधिकार के संदर्भ में निश्चित दूरी बनाए रखें। अर्थात किसी का पर्सनल पूजा पाठ, धार्मिक रुचि, सांस्कृतिक रुचि, राजनीतिक रुचि जो व्यक्तिगत हो सकती है, उन पहलुओं से हम बचने का प्रयास करें। तभी स्पर्श करें जब आवश्यक हो। दूसरे व्यक्ति को छूकर यदि हमें कोई बात बतानी है तो वो बहुत ज़रूरी हो, तभी स्पर्श का उपयोग करें। साक्षात्कार के समय आंखों से संपर्क बनाए रखें। जब आप दूसरे व्यक्ति की आंखों में आत्मविश्वास से झांक के बोलते हैं तो वह आपका प्रभाव छोड़ता है, और यदि हम आंखों को नीची कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि हम सिर्फ सुन पा रहे हैं, हम उनकी बातों को बहुत अच्छे से रिसीव नहीं कर पा रहे, और उसमें एक दोष भाव भी होता है, हो सकता है हम झूठ बोल रहे हों। यदि संचार संस्कृति को लेकर हो रहा हो तो सावधानी बरतें। संस्कृति व्यक्ति का व्यक्तिगत पहलू होता है, इसलिए इस तरह के बिंदुओं पर थोड़ी दूरी रखें। इस तरह के बिंदुओं को ज़्यादा विस्तृत रूप से न बोलें। आत्मविश्वासी तथा प्रस्तुति योग्य दिखें। जब आप संप्रेषण कर रहे हैं तो अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से कहें, पूरे ज्ञान के साथ कहें, और अच्छे से अपनी बात को अच्छे शब्दों के चुनाव के साथ कहें, तो संप्रेषण आसानी से प्रभावशाली बन जाता है। संप्रेषण जीवन का
अनिवार्य घटक है और संप्रेषण को सही ढंग से एवं सावधानी से प्रभावी संप्रेषण का प्रयोग किया जाए तो उससे बहुत जल्दी संदेश दिया जा सकता है। एक नेता जब बहुत सारे समूह के सामने किसी बात को बोलता है, अपने लक्ष्य को बताता है, तो वह जितने प्रभावशाली शब्द और चिन्ह, प्रतीक, ध्वनि, संगीत का उपयोग करता है, उतना ही आसानी से, उतने ही प्रभावी भाव से वह अपने संदेश को, अपने समूह को, अपने लोगों को तक पहुंचाता है और लोग उसका अनुसरण करते हैं और आसानी से सभी उसके साथ जुट जाते हैं। विज्ञापनदाता जानी पहचानी हस्तियों, दृष्टि चित्रों, शब्दों व लिखित शब्दों और संगीत का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी टीवी पे देखते हैं आप, बहुत सारी वस्तुओं के विज्ञापन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, जैसे कोई फिल्म का अदाकार है, कोई खेल में बहुत अच्छी विभूति है, या किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। ऐसे लोगों के द्वारा उन वस्तुओं के विज्ञापन करवाए जाते हैं, जिससे दर्शक प्रभावित होते हैं और आसानी से उनको हम ग्राहक के रूप में खरीदते हैं। तो ये कैसे होता है कि जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को किसी वस्तु के संदर्भ में बोलते हुए देखते हैं तो उसका संप्रेषण चित्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और हाव भाव के माध्यम से, उसके व्यक्तिगत श्रेष्ठता के माध्यम से हम तक पहुंचता है और हम उसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। कंपनी अपना सामान खरीदने के लिए, जैसे गाड़ी, साबुन, मोटरसाइकिल या कपड़े खरीदने के लिए हमें प्रभावित कर सकें। इन प्रभुत्व लोगों को विज्ञापन कंपनियां इसलिए चूज़ करती हैं, उनको एम्बेसडर बनाती हैं, वह इसलिए करती हैं ताकि हम आसानी से उन वस्तुओं के प्रभाव में आ सकें। उदाहरण है ठंडा मतलब कोको कोला। जब एक हीरो आकर ये शब्द कहता है तो हमें लगता है ये सच बोल रहा है, क्योंकि यह इतना बड़ा आदमी है, इतना सफल आदमी है, ये झूठ कैसे बोलेगा, और हम आसानी से कोको कोला के प्रशंसक बन जाते हैं। दाग अच्छे हैं। सामान्यतः हम मानते हैं कि जब दाग लग जाते हैं तो हमारा वस्तु या कपड़ा मैला हो जाता है और हम उसके प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं सोच पाते। लेकिन जब एक सफल व्यक्ति, एक अदाकारा मंच पर कहता है कि दाग अच्छे हैं, तो हम उसके द्वारा विज्ञापन में दिखाई गई वस्तु, सर्फ एक्सेल या अन्य किसी प्रकार के डिटर्जेंट के प्रति एक सकारात्मक भाव रखते हैं और उसे उपयोग में लेने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ढूंढते रह जाओगे, यह भी उसी का प्रभाव है कि वस्तु के प्रति हम आकर्षित होने लग जाते हैं। संप्रेषण का अर्थ ही है पूरे देश में एक दूसरे तक सूचना बांटना। जब हम किसी सफल व्यक्ति के द्वारा किसी बात को कहलवाते हैं या कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी अपने संदेश को देता है तो पूरे देश में वह सूचना फैलती है और यही वास्तविक संप्रेषण कहलाता है। भारतीय संदर्भ में अमौखिक संप्रेषण। कुछ अमौखिक संप्रेषण दूसरों से हमारे रिश्तों की जानकारी देते हैं, जैसे पसंद आना, उम्र, लिंग, प्रतिष्ठा आदि को समझना, और यह हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में भी सहायक होते हैं। अमौखिक संप्रेषण से हम बताते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति हम झुक कर उसे नमस्ते करते हैं या हाथ मिलाकर उसे अभिवादन करते हैं, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं। और यदि हम उसके संग हमजोली हो गए हैं, खेलकूद की मुद्रा में हैं, हाव भाव हमारे उसके संग आनंद के हैं, तो वह हमारी उम्र और हमारी लिंग से समान हो सकता है। और यदि हम किसी व्यक्ति की बातों को आसानी से मान लेते हैं, उसको देखकर प्रभावित होते हैं, तो वह कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। और ऐसे लोगों के संदेश को हम आसानी से समझ पाते हैं और ऐसे लोग हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में भी सहायक होते हैं और संप्रेषण बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। भारतीय संदर्भ में कुछ अमौखिक संकेत स्पष्ट हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात को बताते हैं, जैसे शारीरिक चेष्टाओं में बॉडी लैंग्वेज और गतिबोध या कार्डिनेसिक्स को समझ लें। हमारे भारत में चाहे वो नृत्य की शैली हो, चाहे वह लक्षणा, अभिधा, व्यंग्यात्मक शब्द शक्ति हो,
बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनमें हम अपनी शारीरिक भाव-भंगिमाओं से अपनी बात को अगले व्यक्ति तक समझाने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में एक युगल को सार्वजनिक स्थानों और परिवार के बीच में प्रेम या अंतरंग चेष्टाएं दिखाना अपेक्षित नहीं होता है। अर्थात कोई युगल जोड़ा है तो वह अपना सार्वजनिक मंच पर अपने हाव भाव को नहीं दिखाता है। यदि वह दिखाएगा तो उसे नकारात्मक प्रभाव श्रेणी में लिया जाता है। ये बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हम अपनी शैली में अच्छे संप्रेषण करने का प्रयास करते हैं। किसी दूसरी संस्कृति की तरह भारत की संस्कृति में भी भिन्न प्रकार के अंग संकेत और हाथों की गतियाँ होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम किसी से गले मिलते हैं तो इसका मतलब वह हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, और यदि हम दूर से ही उसे नमस्ते करते हैं तो उसके प्रति भी हमारी जानकारी और संपर्क बहुत ही कम है। लेकिन पुरुषों और महिलाओं के मध्य हाथ मिलाना सामान्यतः परिहार्य है। अर्थात एक पुरुष दूसरे पुरुष से हाथ मिला सकता है, एक महिला दूसरे महिला से हाथ मिला सकती है। ये सकारात्मक उदाहरण है। पर यदि एक पुरुष एक महिला से हाथ मिला रहा है तो इसे हमारी भारतीय शैली में अच्छे रूप से नहीं देखा जाता। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में व्यावसायिक क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच हाथ मिलाना आम माना जाता है। बड़े शहरों की ज़िंदगी में ये छोटे छोटे भेद और छोटे छोटे उदाहरण जो हमारी पुरानी मानसिकता में मौजूद हैं उनका ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। वहाँ पर स्त्री पुरुष का हाथ मिलाना, आपस में बातें करना असामान्य रूप से देखा जाता है। तो यह जो हमारा संप्रेषण है, जो हमारी भावभंगिमाएँ हैं, ये क्षेत्र और व्यक्ति पर निर्भर भी करती हैं। अमौखिक संप्रेषण में सामाजिक घटक दो व्यक्तियों में दूरी बनाए रखने का निर्धारण अंतर्व्यक्तिक संबंध, अधिकारी की स्थिति, उम्र और लिंग करते हैं। अर्थात हम जब अमौखिक संप्रेषण करते हैं तो हमारी भावभंगिमा अगले व्यक्ति के कितनी निकट होगी, कितनी दूर तक होगी, कितनी घनिष्ठ होगी, यह सब वहाँ के क्षेत्र, उम्र, लिंग और अन्य बिंदुओं पर निर्भर करती है। यदि वह हमारे जैसा ही है, समान उम्र का है, समान रुचि का है, तो उसके प्रति हम थोड़े ज़्यादा घनिष्ठ होंगे। और यदि किसी गांव या रूढ़िवादी क्षेत्र में है तो हमें एक दूरी बनाए रखनी होगी, और बड़े शहरों में है तो कुछ थोड़ी बहुत हमारे व्यवहार में छूट देखी जाती है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी को भी सीधा देख सकता है, लेकिन एक कम सामाजिक स्थिति का व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति के सामने हमेशा आँख झुकाकर रहता है, एक निश्चित दूरी बनाकर खड़ा रहता है। यह हमारे भारतीय परिवेश में देखने को मिलता है, जबकि अमेरिका, यूरोप जैसे क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। वहाँ आर्थिक स्थिति इतना मायने नहीं रखती कि उन व्यक्तियों के भावभंगिमा और शारीरिक चेष्टाओं में और गतिविधियों में अंतर देखने को नहीं मिलता है। मालिक और नौकर, पिता और पुत्र। एक नौकर अपने मालिक के सामने हमेशा झुककर खड़ा होगा, उसकी आंखें नीची होंगी। एक पिता के सामने पुत्र भी लगभग ऐसा ही व्यवहार करता है। पुत्रवधू, वह भी अपने ससुर और परिवार के बड़े सदस्यों के सामने हमेशा झुककर रहेगी। पति के परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति, महिलाएं अधिकतर अपने पति के परिवार के किसी पुरुष से आंखों से संपर्क नहीं बनाती है। अर्थात यहाँ पर लिंग का, उम्र का और आर्थिक स्थिति का एक भेद देखने को आसानी से मिलता है। जो महिलाएं रूढ़िवादी और पारंपरिक पृष्ठभूमि से होती हैं वह घूंघट से अपना सिर भी ढक कर रखती हैं। अर्थात हमने ऊपर उम्र, लिंग के अनुसार भेद देखा, नीचे हम क्षेत्र और विचारधारा के अनुसार भी भेद देख रहे हैं। जो कम शिक्षित होती हैं या रूढ़िवादी क्षेत्रों में होती हैं वो महिलाएं घूंघट करके भी रहती हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों के सामने बिना घूंघट नहीं आती हैं। भारतीय अपनी व्यक्तिगत दूरी 1 से 1.5 मीटर तक मानक दूरी को बहुत महत्व देते हैं। हमारे भारतीय जीवन शैली में बच्चों आपस में हम ज़्यादा घुल मिल के एक दूसरे से शारीरिक संपर्क के द्वारा नहीं रहते हैं, वरन एक दायरा, एक मर्यादा के रूप में दूरी बनाए रखते हैं। यद्यपि परिवार वालों तथा करीबी दोस्तों के बीच ये दूरी थोड़ी कम होती है। हमारे हम उम्र और पारिवारिक लोगों के साथ हम थोड़ा घुल मिलकर ज़्यादा रहते हैं। सबसे नमस्कार करके, पैर छूकर उनका अभिनंदन करते हैं। तो नमस्कार करना, हाथ मिलाना, गले मिलना, ये हमारे बराबर के लोग होते हैं, और जो हमसे बड़े होते हैं उनके हम पैर छूते हैं और उनको झुककर नमस्ते करते हैं। संप्रेषण माध्यमों की भूमिका और प्रभाव।
दर्शकों तक सूचना, अपने विचार और मत पहुंचाने तक की तकनीकी साधन संप्रेषण माध्यम है। बच्चों, हम अपनी बात को जब दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं, अपने विचारों को दूसरे के ऊपर प्रकट करते हैं, तो उसका एक तकनीकी और प्रभावी माध्यम है संप्रेषण। हम रोज़ उठकर टीवी, समाचार पत्र व इंटरनेट पर समाचार देखते हैं एवं पढ़ते हैं। ये हमारे संप्रेषण के माध्यम हैं, जिनके द्वारा हम देश विदेश की वर्तमान जानकारियों को ग्रहण करते हैं। टीवी के माध्यम से हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, समाचार के माध्यम से हम पढ़ते हैं और इंटरनेट के माध्यम से भी हम टीवी के अनुसार दृश्य और श्रवण तथा पढ़ने का काम करते हैं। हम विज्ञापनों को इतना देखते हैं कि बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए हमें प्रभावित करते रहते हैं। हम टीवी पे, इंटरनेट पर, समाचार पत्रों में प्रभावित व्यक्तित्व के द्वारा प्रदर्शित वस्तुओं को इतनी बार देखते हैं कि हम आसानी से उन चीज़ों को खरीदने चले जाते हैं, उनसे हम प्रभावित भी हो जाते हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन को शिक्षित एवं समृद्ध करने में संप्रेषण माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी आपने देखा बच्चों, हम अपने विचारों को, अपनी रुचियों को, अपने संदेशों को आसानी से संप्रेषण माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसलिए ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे हम शिक्षा में भी वृद्धि करते हैं और अपने आप को समृद्ध भी बनाते हैं। यह हमें शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करते हैं एवं अकादमिक कार्य निष्पादन में भी सुधार लाते हैं। बहुत सारी घटना, प्रक्रिया, सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। यह सूचना एवं समाचार जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजन और पर्यावरण संबंधी एकत्रित करके जनता तक पहुंचाते हैं। संप्रेषण सूचना और समाचार के माध्यम से धार्मिक पहलुओं को, राजनीतिक खबरों को, सामाजिक और मनोरंजन के बहुत सारे आयामों को तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी को हम तक पहुंचाते हैं। समाचार माध्यमों का प्रयोग हितकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इससे अच्छी बुरी बहुत सारी खबरें हमें तत्काल प्राप्त होती हैं और उसमें से हम अपने लाभ के अनुसार निर्णय लेते हैं। जैसे साक्षरता को बढ़ावा देने या चिकित्सीय उन्नति के लाभ, जैसे कि टीकाकरण, पोलियो, बच्चे और माँ के स्वास्थ्य की देखभाल, एड्स के बारे में जानकारी के लिए भी किया जा सकता है। मतलब हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा सकती है, हमारी शिक्षा के बारे में जानकारी दी जा सकती है और हमारे जीवन के बहुत सारी बाधाओं के निवारण के रूप में भी हमें संप्रेषण से, अन्य तकनीकी माध्यमों से जानकारी मिलती है। यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को संचारित करता है। संप्रेषण संचार तकनीक के माध्यम से हमारे संदेश हमें आसानी से और स्पष्ट रूप से पहुंचाता है। जन संप्रेषण माध्यम, जिनमें समाचार पत्र प्रमुख हैं, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये हमारे प्रमुख सूचना तंत्रों के रूप में काम करते हैं, जो हमें दिन भर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हम तक पहुंचाते रहते हैं और उसके लिए अलग अलग मीडिया, अलग अलग व्यक्ति का सहारा लेते हैं, जिससे वह चीज़ हमें आसानी से समझ में आ जाती है। इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। मीडिया का दुरुपयोग यदि हो तो सूचनाएं गलत दी जा सकती हैं, व्यक्तियों के मनोविज्ञान पर प्रभाव डाला जा सकता है, उनको गलत संदेश देकर भ्रमित किया जा सकता है, जिससे कि खराब स्थिति फैल जाती है। मीडिया का दुरुपयोग करने पर गलत सूचना और समाचार फैलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे संप्रदायों के बीच में ईर्ष्या हो सकती है, घृणा हो सकती है और ऐसी अफवाहों के दुष्प्रचार द्वारा झूठी सूचना फैलाने से एक संगठित प्रयास हो सकता है और उपद्रव की स्थिति बन जाती है। कई बार हिंसा भी ऐसी घटनाओं से हो जाती है, क्योंकि उससे एक भारी मात्रा में गलतफहमी पैदा होती है। और जब भी संप्रेषण गलत होगा तो कुछ न कुछ समाज में नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ उनको सही चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो भ्रम की स्थिति बन जाती है। आज आपने संप्रेषण के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में संप्रेषण की अच्छी अच्छी तकनीकों को उपयोग में लेंगे और आवश्यकता पर मौखिक संप्रेषण के साथ साथ
अमौखिक संप्रेषण का भी उपयोग लेंगे, शब्दों के चयन पर ध्यान देंगे और अपने अभिनय, अपनी भाव भंगिमाओं पर भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।